नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो हिस्ट्री का आज एक फिर से नया पेपर करते हैं। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। इससे अशोक के किस आदर्श पर प्रकाश पड़ता है? अशोक के धर्म, राजत्व के आदर्श, प्रजा के साथ व्यवहार या सभी तीनों? तो सही उत्तर है आपका सभी तीनों। जिस आदर्श पर प्रभाव पड़ता है वो तीनों ही हैं। सेकंड क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक या सभी तीनों? तो सही उत्तर है आपका ब्राह्मी में भी है, आरामाइक में भी, खरोष्टी में भी। तीसरा, राजा भोज का संबंध निम्नलिखित में से किस लेख से है? ग्वालियर प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख? तो इनका संबंध आपके जिस लेख से है वो है ग्वालियर प्रशस्ति। क्वेश्चन 4, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। इनकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऐहोल अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, अयोध्या अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका सी, अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। फिफ्थ, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? पातंजलि के महाभाष्य, 10 कुमार चरित, 9 शाशांक चरित, कथासरी सागर? तो सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसकी जानकारी हमें पातंजलि के महाभाष्य से मिलती है। अब ये देखिए मित्रों, दोनों क्वेश्चन, एक अभिलेख है और एक ग्रंथ है। तो पातंजलि के महाभाष्य से हमें पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है और चौथे में है आपके अयोध्या अभिलेख से। नेक्स्ट, सिक्स्थ, ऋग्वेद का संबंध निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ से है? शतपथ ब्राह्मण, पंचविश, ऐत्रेय और कौशिकी? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके ऐत्रेय और कौशिकी। सेवंथ, गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो गोपद ब्राह्मण का संबंध आपके अथर्ववेद से है। एट्थ, निम्नलिखित में से किस वेद का संबंध बृहदारण्यक से है? तो जिस वेद का संबंध बृहदारण्यक से है वह है आपका यजुर्वेद। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किसके लेखों से पाल और प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है? सुलेमान, अल मसूदी, अबू रिहान या इनमें से कोई नहीं? तो जिसके लेखों से पाल और प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है वह है आपका सुलेमान। 10th, अल-बेरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक उल हिंद में भारत का पूर्ण एवं तार्किक वर्णन किया है। वह निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? तो सही उत्तर है महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश। तो अल-बेरूनी जिसका समकालीन था वह है आपका महमूद गजनवी। 11th, हर्षचरित, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इन तीनों ग्रंथों के लेखक किसे माना जाता है? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, सोमवेद या वाकपति? तो इन तीनों ग्रंथों का लेखक आपका हर्षवर्धन है। 22, रामचरित पुस्तक में बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा लिखी गई है। इसके लेखक हैं शूद्रक, संध्याकर नंदी, जयसिंह, पद्मगुप्त? तो रामचरित पुस्तक बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा लिखी गई है और इसके लेखक हैं संध्याकर नंदी। 13th, प्राचीन भारतीय इतिहास में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहा गया है? राजतरंगिणी, रामपाल चरित, विक्रमांक देवचरित या कुमारपाल चरित? तो प्राचीन भारत इतिहास में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जिसे कहा गया है वह है राजतरंगिणी। 14th, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का संबंध गुजरात से नहीं है? तो अनुमान लगा लीजिए मित्रों, कीर्ति कौमुदी, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और राजतरंगिणी? तो सही उत्तर है आपका कीर्ति कौमुदी का गुजरात से है, प्रबंध चिंतामणि का गुजरात से है, प्रबंध कोश का गुजरात से है, राजतरंगिणी का नहीं है। नेक्स्ट, 15th, चचनामा पुस्तक से किस स्थान की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? तो चचनामा पुस्तक से जिस स्थान की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है वो है आपका सिंध। 16th,
निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आए थे? मेगास्थनीज, निर्याकस, अरिस्टोबुलस या सभी तीनों? तो जो सिकंदर के साथ आए थे वो है मेगास्थनीज, अरिस्टोबुलस और निर्याकस, तीनों ही आए थे। तो सही उत्तर डी। 17th गुप्त साम्राज्य के काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? वेनशान, फाहियान, इत्सिंग या टॉलमी? तो गुप्त साम्राज्य के काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री फाहियान था। 18 निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार नहीं था? टॉलमी, कल्हड़, सुलेमान, अलबरूनी? तो जो इतिहासकार नहीं था, तो सबसे पहले इतिहासकार कौन कौन थे अंदाज़ा लगाइए मित्रों। कल्हड़ इतिहासकार है, सुलेमान इतिहासकार, अलबरूनी इतिहासकार, टॉलमी इतिहासकार नहीं था। 19 निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख है? आचरांग सूत्र, कालिका पुराण, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्व? तो जो जैन ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है वो है आपका भगवती सूत्र। 20 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? मुद्रा राक्षस, कथासरी सागर, वृहत कथा मंजरी और सभी तीनों? तो जिस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है वो है मुद्रा राक्षस, कथासरित सागर, वृहत कथा मंजरी, अर्थात डी। 21 वैदिक साहित्य के स्वरों का शुद्ध उच्चारण के लिए किस ग्रंथ का निर्माण हुआ? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद? तो वैदिक साहित्य के स्वरों का शुद्ध उच्चारण के लिए जिस ग्रंथ का निर्माण हुआ वह है आपका शिक्षा। 22 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कल्प सूत्र का भाग नहीं है? स्रोत सूत्र, गृहा सूत्र, धर्म सूत्र और कथा सूत्र? तो सही उत्तर है जिन ग्रंथ का कल्प सूत्र का भाग नहीं है, जो ग्रंथ वह ग्रंथ है आपका कथा सूत्र। आपका ये कल्प सूत्र का भाग नहीं है, बाकी स्रोत, धर्म और गृहा ये कल्प सूत्र के आपके भाग हैं। 23 स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति? तो सही उत्तर है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनु स्मृति। 24 आर्यों का शासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में रहता था, उसे किस नाम से संबोधित किया जाता था? राजा, राजन, गुप्ता या कुलप? तो आर्यों का शासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथ में था और उसे जिस नाम से जाना जाता था वह है आपका राजन। 25 वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था होती थी? सभा, समिति, विदत या सभी तीनों? तो सही उत्तर है वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए जो संस्था होती थी वह है आपका सभा, विदत और समिति, मतलब तीनों। 26 वैदिक काल में राजा के मुख्य पदाधिकारियों के समूह को रत्निन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कितने रत्निन का उल्लेख है? तो 5, 7, 9 या 11? तो शतपथ ब्राह्मण में जितने रत्निन का उल्लेख है वो हैं 11। 11 खिलाड़ी क्रिकेट के 11 रत्निन। 27 भागदुद्ध नामक रत्निन का प्रमुख कार्य क्या था? कर एकत्रित करना, राजप्रसाद की रक्षा करना। 2 और दिया हुआ है मित्रों, देख लेते हैं। धार्मिक कृत्य करने वाला इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भागदूत नामक रत्निन का प्रमुख कार्य आपका था कर एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 अक्षवाय रत्निन क्या था? राजा का मित्र, राजा का सारथी, ग्राम का प्रधान, पासे के खेल में राजा का सहयोगी। तो अक्षवाय रत्निन आपके पासे के खेल में राजा का सहयोगी था। 29 आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को किसने बसाया था? दयानंद सरस्वती, मैक्स मूलर, लोकमान्य तिलक, सर गंगानाथ झा। तो आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को जिसने बसाया था वह है आपका दयानंद सरस्वती। आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को किसने
बताया था मित्रों होगा, बसाया नहीं बताया था, बताया होगा। देखिए थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। 30वां प्रश्न, आर्यों की मातृभाषा क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, कबीलाई या इनमें से कोई नहीं? तो आर्यों की मातृभाषा आपकी संस्कृत थी। 31, ईरान के प्रमुख धर्म ग्रंथ जैन अवस्था की किस वेद से समानता है? तो जैन अवस्था की समानता आपकी किससे है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो जैन अवस्था की समानता ऋग्वेद से है। 32, श्रुति किन धार्मिक ग्रंथों को कहा गया है? पुराण, महाभारत, वेद, नाट्यशास्त्र। तो श्रुति जिन ग्रंथों को कहा गया है वे ग्रंथ हैं आपके वेद। 33, निम्नलिखित में से किन 3 पदों को वेद त्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो सही उत्तर है जिन 3 वेदों को वेद त्रयी कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट 34, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1000, 1011, 1020, 1028। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। 35, ऋग्वेद का कौन सा मंडल ब्राह्मणों के सर्वमान्य देव सोम को समर्पित है? 5वां, 7वां, 9वां या 10वां? तो ऋग्वेद का जो मंडल ब्राह्मणों के सर्वमान्य देव सोम को समर्पित है वह है आपका 9वां। 36, कृष्ण और शुक्ल किस वेद के 2 भाग हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो कृष्ण और शुक्ल जिस वेद के 2 भाग हैं वो है आपका यजुर्वेद। 37, निम्नलिखित में से किस वेद में व्याधि और विपत्ति निवारण के लिए तंत्र मंत्र हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो सही उत्तर है व्याधि और विपत्ति निवारण के लिए तंत्र मंत्र अथर्ववेद में हैं। 38, सामवेद का संबंध निम्नलिखित में से किस उपनिषद से है? ऐतरेय उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद? तो सही उत्तर है आपका सामवेद का संबंध आपके छांदोग्य उपनिषद से है। 39, अथर्ववेद का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या सभी तीनों से? तो अथर्ववेद का संबंध आपके हैं मुंडको, प्रश्नों और मांडुक्य उपनिषद से, सभी तीनों से। 40, अथर्ववेद का पाठकर्ता क्या कहलाता था? होत्रा, उद्गाता, अघर्वयु या अथर्वन? तो सही उत्तर है अथर्ववेद का पाठकर्ता आपका अथर्वन कहलाता था। 41, अथर्ववेद के अनुसार राजा को कृषि आय का कौन सा भाग मिलता था? 16वां, 10वां, 6ठा या चौथा? तो अथर्ववेद के अनुसार राजा को कृषि आय का आपके 16वां भाग मिलता था। 42, वैदिक काल में दुहिता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कन्या, युवराज, पटरानी या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक काल में दुहिता शब्द का प्रयोग आपके कन्या के लिए किया जाता था। 43, उत्तर वैदिक काल में किस धातु के उपयोग से अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया? सोना, चांदी, लोहा और कांसा? तो अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में आपके लोहे के प्रयोग से आया। 44, सल्तनत काल में कृषि के लिए दिए गए ऋण को क्या कहते थे? सोनधर, तकावी, पेशगी या इनमें से कोई नहीं? तो सल्तनत काल में कृषि के लिए दिए गए ऋण को सोनधर कहते थे। 45, फिरोज तुगलक ने अपने राज्य में 24 करों के स्थान पर 4 मुख्य कर लगाए। ये कर थे जजिया, जकात, खराज, खुम्स, या फिर जजिया, जकात, खराज धरी, खराज, जजिया, जकात जब्ती, खराज, जजिया, जकात नजराना? तो सही उत्तर है फिरोज तुगलक ने 24 कर के स्थान पर जो 4 कर लगाए वो थे आपके जजिया, जकात, खराज और खुम्स। 46,
सुल्तान की अनुपस्थिति में राज्य का प्रबंध देखता था? वजीर, आरिज ममालिक, सदरुस्सुदूर, दीवान रसालत। तो सुल्तान की अनुपस्थिति में राज्य का जो प्रबंध देखता था वह है आपका वजीर। 47 दीवान वक्फ की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन या फिरोज तुगलक। तो दीवान वक्फ की स्थापना आपकी की थी अलाउद्दीन खिलजी। 48 गुप्त सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? बरीद ममालिक, वकील दरमहल, बारबक या दादाबक। तो सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख आपके था बरीद ममालिक। 49 सल्तनत काल में शाही दरबार में पेश होने के तौर तरीक़ों को देखने के लिए एक विभाग था। इस विभाग का नाम क्या था? अमीर हाजिब, अमीर मजलिस, वकील दरमहल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका सल्तनत काल में शाही दरबार में पेश होने के तौर तरीक़ों को देखने के लिए जो विभाग था उस विभाग का नाम अमीर हाजिब था। 50 सहना ए पील किस विभाग का प्रधान होता था? अश्वशाला, हस्तिशाला, गुलामों के विभाग या दरबारी सैनिकों का। तो सहना ए पील जिस विभाग का प्रधान होता था वह विभाग था आपका हस्तिशाला। 51 सल्तनत काल में न्याय प्रणाली का आधार क्या था? कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास या ये सभी। तो सही उत्तर है सल्तनत काल में न्याय प्रणाली का आधार कुरान, हदीस, इजमा, कयास ये सभी थे। नेक्स्ट 52 कानून की व्याख्या करने वाले को क्या कहा जाता था? मुज्तहिद, आलिम, सद्र या कामिल। तो कानून की व्याख्या करने वाले को आपके मुज्तहिद या मुज्तहिद लिखा हुआ है, मुज्तहिद कहा जाता था कानून की व्याख्या करने वाले को। 53 वह भूमि जिस पर सीधे सुल्तान का नियंत्रण होता था क्या कहलाती थी? खालसा, अक्ता, मवाश या परती। तो वह भूमि जिस पर सीधे सुल्तान का नियंत्रण होता था वह कहलाती थी खालसा। नेक्स्ट 54 मुसलमानों से वसूल किए जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज, ज़कात, उस या खम्स। तो मुसलमानों से वसूल किए जाने वाला भूमि कर आपका उस कहलाता था। 55 युद्ध में प्राप्त धन और भूमि में गड़े हुए खजाने पर वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? जजिया, ज़कात, खुम्स या उस। तो युद्ध में प्राप्त धन और भूमि में गड़े हुए खजाने पर वसूला जाने वाला कर आपका खुम्स कहलाता था। 56 लगान निर्धारण के लिए कौन सी बटाई निर्धारित की जाती थी? खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई या सभी तीनों। तो लगान निर्धारण के लिए जो बटाई निर्धारित की जाती थी वो है आपका खेत, लंक और रास, सभी तीनों। 57 खेत में फसल देखकर जो बटाई की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? लंक बटाई, खेत बटाई या रास बटाई या इनमें से कोई नहीं। तो खेत में फसल देखकर जो बटाई की जाती थी उसे कहा जाता था लंक बटाई। 58 सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? मुक्तई, बटाई, मसाहत या इनमें से कोई नहीं। तो लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को सल्तनत काल में आपके मुक्तई कहा जाता था। 59 भूमि के मापतौल के आधार पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो भूमि के मापतौल के आधार पर लगाया जाने वाला कर आपका अनुमान लगाइए मुक्तई, मसाहत, बटाई और खुम्स। तो मसाहत कहा जाता था। 60 निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रजा से सिंचाई कर लेता था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन, बलबन। तो जो शासक प्रजा से सिंचाई कर लेता था वह है आपका फिरोज तुगलक। 61 मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर, ठट्टा,
वारंगल, गुजरात। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु आपके ठट्टा में हुई थी। 62 नाइब का पद जो सुल्तान के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था, किसने सृजित किया था? बलबन, बहराम शाह, अलाउद्दीन या फिरोज शाह? तो नाइब का पद आपके सृजित किया गया था बहराम शाह के द्वारा। 63 और आखिरी प्रश्न मित्रों इस सीरीज का, दीवान इंसा विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? दबीर, दीवान खास, मुस्तौफी या नाइब? तो दीवान इंसा विभाग का प्रधान आपका कहलाता था, अनुमान लगाइए मित्रों, दीवान खास। तो मित्रों ये फिर से यहीं समाप्त होता है और एक ही रिक्वेस्ट है मित्रों, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर सही में कुछ पसंद आ रहा है, थोड़ा रिवीजन हो जाता है मित्रों, 20-25 मिनट का है, आप खाली वक्त में इसको देख सकते हैं, दोहरा सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।